हाय एवरीवन, फाइनल फ्यू डेज़ आर रिमेनिंग इन योर एग्ज़ाम। और मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे कि एक सेशन इस बात पे रखा जाए कि आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो इन बचे हुए 15 दिनों में। इसके साथ कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आपने कैसे 148 स्कोर किया था प्रीलिम्स में, एंड दैट टू इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। कोई अलग स्ट्रेटजी आपकी थी या फिर अलग रिसोर्स था? तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ बताऊंगा जो मैंने लास्ट के 15 दिन किए थे। स्पेशली आप मेरी बात करो तो मैंने 2018 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। उस टाइम मैंने 148 स्कोर किया था और जहाँ तक मुझे याद है कट ऑफ 98 था। सो ऑलमोस्ट 50 प्लस मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा था। और आप जब भी टारगेट करो प्री के लिए, सिर्फ ये टारगेट मत करना कि मुझे सिर्फ प्री का कट ऑफ क्लियर करना है। इवन आप ये टारगेट करो कि जो फॉरेस्ट का कट ऑफ है वो भी मुझे क्लियर करना है। क्योंकि आप देखोगे ना, जो स्ट्रेटजी रहती है, जो रिसोर्सेज रहते हैं, वो मोटा मोटा सब लोग सेम फॉलो करता है। बट वहीं कुछ लोग प्री क्वालिफाई करते हैं और बहुत से लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस अप्रोच का होता है। आप कुछ मार्जिन से क्वालिफाई करो वो अलग बात है, बट किसी का 20, 30, 40 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहा है, डैट मीन्स उसका अप्रोच थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू जिनका बॉर्डर लाइन मार्क्स आ रहा है। 2-3 पॉइंट आप याद रखो। सबसे पहली बात यह है कि अपने प्रिपरेशन को आप सिंपल रखो। इन आखिरी के 15 दिनों में कोई भी हैफ़-हैज़ार्ड चीज़ नहीं करनी है। बहुत लोग मैराथन होता है उसको देखने लगते हैं, दुनिया भर की कंपाइलेशन आ जाती है उसको पढ़ने लगते हैं। वो सारी चीज़ आप छोड़ दो। देखो, कुछ लोग मैराथन के बारे में पूछ रहे थे तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशिएंट हो गया, और कोई टॉपिक हो गया, फॉर एग्जांपल इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, उनके आप मैराथन सेशन देख लो। बट आप ये सोचो कि पूरी की पूरी पॉलिटी आप मैराथन से कंप्लीट कर दोगे, पूरी की पूरी एनवायरनमेंट कंप्लीट कर दोगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपने पहले चीज़ों को पढ़ रखा है और आप मैराथन सेशन को सिर्फ रिवीजन की तरह यूज़ कर रहे हो, देन इट्स ओके। बट आपने पॉलिटी पढ़ी नहीं है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, और आप ये सोचो कि इस टाइम पे मैराथन सेशन में 12-13 घंटा पढ़ के आप उनसे कम्पीट कर लो जो 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो तो आप भले कर लो, बट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है वो आप नहीं कर पाओगे। तो टॉपिक को पढ़ना है तब आप मैराथन सेशन देख सकते हो, बट पूरा सब्जेक्ट पढ़ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अपने प्रिपरेशन को आप सिंपल रखो। द सेकंड पॉइंट इज़ कि जो अपनी गलतियां हैं, जो आपके मिस्टेक्स हैं, उनको मिनिमाइज़ करो। देखो, कोई भी मिस्टेक आप करते हो तो आपका सिर्फ 2 नंबर नहीं जाता, आपका 2.66 मार्क्स जाता है। और ये चीज़ बहुत भारी पड़ता है जब लास्ट में 2-4 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उनको आप मिनिमाइज़ करो और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करो। स्कोर आप कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, इसके 5 तरीके हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि एग्ज़ाम में बाउंसर ज़रूर आएंगे। कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, और वो एग्ज़ामर डालता भी है। द रीज़न बीइंग उनको जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो चौथी या 5वीं बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों लोग को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना होता है। तो इसीलिए यूपीएससी अब स्टैटिक सब्जेक्ट से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालने लगा है, ताकि जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो और जो सीनियर प्लेयर्स हों, दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके। इसके बाद कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैंने कितने मार्क्स दिए थे अपने पहले अटैम्प्ट में। तो देखो, जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, आई थिंक कि 3 या 4 जून को एग्ज़ाम था, और मैंने 8 या 9 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की थी। लास्ट में जाके मैंने मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे। कुल मिला के मैंने 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। एंड इसके बाद जितना भी था मैंने सिर्फ PYQ को ही प्रैक्टिस किया था। कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, देखो ये बहुत ही फैक्टर्स पे वेरी करता है। उस दिन पेपर कैसा आया है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वेरियस फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, आपको मैक्स टू मैक्स अटैम्प्ट करके आना है, क्योंकि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ 60 या 65 अटैम्प्ट करके नहीं आ सकते हो। इतनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी नहीं रहेगी, और एक्यूरेसी है आपकी इतनी अच्छी तो बहुत अच्छी बात है। 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, आपके 58 सही हो रहे हैं, 60 सही हो रहे हैं, देन इट्स वेरी गुड। बट जनरली इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। आपको एग्जाम में लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने सही किया है, बट यूपीएससी उसका कुछ अलग आंसर देगा, या फिर कहीं से मिस्टेक हो जाता है। तो एक सेफ साइड रहते हुए आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। मैंने अपने तीनों अटैम्प्ट में 85 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। और ऐसा नहीं कि आपको भी 85 अटैम्प्ट करना है, वो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, और पेपर कैसा आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर इन लास्ट 15 डेज़। तो देखो, कुछ 5 पॉइंट्स हैं, एंड इस पॉइंट्स को मैंने अलग अलग वीडियोज़ में कवर भी किया है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें मैं समराइज़ कर दूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तैयारी की होगी, बट एक लिमिट के बाद आपका डायरेक्ट नॉलेज एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा, या तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग करो, या तो फिर आप क्वेश्चन को छोड़ के आओ। आप सेफ जोन में हो, आप 60-65 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हो और आपको पता है कि इसका आंसर यही है और कुछ हो ही नहीं सकता,
तब तो बहुत अच्छा है, आप उतने पे छोड़ दो। बट मैक्स टू मैक्स लोगों का यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बट फिर भी आप 30-35 क्वेश्चन तक पहुँच पाओगे। उसके बाद आपको अपनी ऑल्टरनेट नॉलेज, अपना लॉजिकल गेसिंग यही यूज़ करना पड़ेगा। और आपको एग्ज़ाम में देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या हिंट छुपा हुआ है। हर साल पेपर में ऐसा होता ही है, और बहुत लोग कहते हैं कि ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि एलिमिनेट नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आपको 3-4 स्टेटमेंट दिया होगा, और जब भी क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट दिया होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। हर क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करना भी नहीं है, ना अटैम्प्ट करना है, बट जिस क्वेश्चन में आप लगा सको अपना नॉलेज, उसमें ज़रूर लगाओ। फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। मुझे आप ये बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपको सारे प्लांट के बारे में पता हो कि कौन सा प्लांट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपको ये पता होगा कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं वही नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, और सिर्फ इतनी ही नॉलेज काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप देखो 6th वन इज़ स्पिनिच, पालक। पालक एक लेग्यूम प्लांट नहीं है, ये सबको पता है। आप 6 को काट दोगे तो आपका ये गया, ये गया, ये गया, एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए 1, 3 एंड 4। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बट आप ये नॉलेज लगाते तो यहाँ पे आपको +2 मिलता। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 93 देखो यहाँ पे, इसमें पूछा है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज़ अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबव। 22+ क्रॉप को MSP दिया जाता है। यहाँ पे आपको हर क्रॉप का नाम पता होना ज़रूरी है, क्योंकि MSP एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है एग्ज़ाम के लिए। बट मान लो आपको नहीं पता है, फिर भी आप डिड्यूस कर सकते हो कि किस चीज़ को MSP मिलेगा। यहाँ पे देखो 3rd कॉफ़ी है, फर्स्ट देखो एरिका नट है। एरिका नट मतलब सुपारी होता है, और कॉफ़ी आपको पता ही है ये जनरली गरीब किसान उगाते नहीं है। कॉफ़ी आप कभी नहीं सुनोगे कि मिडिल क्लास लोगों की ड्रिंक है। तो नॉर्मल पब्लिक के डिमांड से कॉफ़ी इतना ज़रूरी नहीं है, और ना ही मैक्सिमम फार्मर कॉफ़ी प्लांटेशन में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आप 3rd या 1st एलिमिनेट करते, आपका ये जाता, ये जाता, ये जाता। द करेक्ट आंसर इज़ बी 2, 4, 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चारों स्टेटमेंट में आप फर्स्ट देखो, इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छपघाट डायनेस्टी। सेकेंड वन इज़ इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। यहाँ पे देखो ओनली है, सिर्फ एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको नहीं देखना है। किसी भी स्टेटमेंट को आपको पूरा देखना होता है, स्टेटमेंट एज अ होल को पढ़ना होता है। कुछ लोग सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बट कभी भी आप ऐसे एलिमिनेट मत करो। आप पूरे स्टेटमेंट के मीनिंग को समझो कि स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। यहाँ बोल रहा है इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। ये सिर्फ इकलौता सर्कुलर टेम्पल है जो कि इंडिया में बिल्ट हुआ है। आप खुद सोचो, एज ए एग्जामिनर सोचो कि आपको ये पता चल सकता है इंडिया में कितने सर्कुलर टेम्पल आज तक बिल्ट हुए हैं। हर गली हर नुक्कड़ में आपको हज़ारों टेम्पल मिल जाएंगे। तो ये बोलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि एग्जामिनर को ये पता होगा कि ये टेम्पल ऐसा है जो कि ओनली सर्कुलर टेम्पल है। अगर आप ये नॉलेज यहाँ पे नहीं लगाते तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आते, बट आपको ये नॉलेज यहाँ लगानी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा, एंड बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे सेकंड गलत होता, ये जाता, ये जाता, ये जाता। 1 and 4 का करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको +2 मिलता। नेक्स्ट यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर न्यूनीज दी वोमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग एरियाज, रेसलिंग, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटिंग, सूथसेइंग। यहाँ देखो 4 चीज़ें दी गई हैं, और पोर्चुगीज़ राइटर ने काफ़ी चीज़ें लिखी होंगी, 1-2 बुक नहीं, काफ़ी बुक लिखी होगी। उसमें से सिर्फ ये फाइंड आउट करना एग्जामिनर को कि इन दोनों में वुमन राइटर एक्सपर्ट थी, बट बाकी इन दोनों में नहीं थी। ये पॉसिबल है ही नहीं। एंड दूसरी बात आप ये भी जान लो कि हिस्ट्री में किसी फैक्ट को गलत करना बहुत मुश्किल होता है। आप सही चीज़ बता सकते हो कि ये चीज़ सही है, बट ये बताना कि ये चीज़ गलत है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री की जो स्टडीज़ हैं वो इवॉल्व हो रही हैं। अभी भी हमको बहुत चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। तो पुख्ता तौर पे ये बताना कि हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं हुआ है, ये बहुत टफ है एज़ कम्पेयर टू ये बताना कि हिस्ट्री में ये हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिना कुछ सोचे समझे डी मारना होगा, 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ द अबव। हो सकता है इसका 1, 2, 3 ही आंसर हो सकता है 4th आंसर ना हो, बट लॉजिक आप यही लगाओगे। ऐसे मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, माइट भी आपका 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन 8 क्वेश्चन सही होगा, तो इन टोटल आप पॉजिटिव में रहोगे। कोई भी ट्रिक होता है, कोई भी लॉजिक होता है, उसको आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलोगे नहीं। जो चीज़ें आपने सोची है, जो आपने लेआउट बनाया है, उसी पे आप काम करते जाओगे, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। यहाँ पे 6 चीज़ें दी गई हैं। आपने बायोफ्यूल के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होता है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन,
एंड बायोफ्यूल में जो यूज़ होता है, हम लोग जनरली ऐसे क्रॉप यूज़ करते हैं जो कि आप खाने में यूज़ नहीं कर सकते हो, जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, इसको आप यूज़ कर सकते हो बायोफ्यूल पे। सेकंड देखो यहाँ पे लिखा है ग्राउंड नट सीड। फोर्थ देखो यहाँ पे लिखा है हॉर्स ग्राम। ये दोनों चीज़ आम जनता खाती है। तो गवर्नमेंट के लिए आप सोचो क्या इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या फिर बायोफ्यूल इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फूड सिक्योरिटी ही होगा। जहाँ पे इंडिया की 1/3 से 2/3 पॉपुलेशन भूखी रहती है, वहाँ पे हॉर्स ग्राम या फिर ग्राउंड सीड वो बायोफ्यूल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप फोर्थ को एलिमिनेट करते हो, ये गया, ये गया, ये गया, द करेक्ट आंसर इज ए 1 2 5 6। एग्जाम में आप लॉजिक लगाया करो। हर क्वेश्चन हो सकता है आपको ना आए, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन ना आए वो आपसे नहीं बनेगा। आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होती हैं एंड उसमें से ही आपको आंसर निकालना होता है और उसी में से आपका कट ऑफ भी क्लियर होता है। हैविंग सेड दिस, आपको रिलेटिव नॉलेज यूज़ करना है एग्जाम में। डायरेक्टली हो सकता है अपनी चीज़ों को ना पढ़ाओ, बट इनडायरेक्ट नॉलेज यूज़ करके आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट वॉज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ओल्ड वर्ल्ड। ऑप्शन देखो, टोबैको, कोकोआ, रबर। सेकेंड टोबैको, कॉटन, रबर। थर्ड कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन। फोर्थ रबर, कॉफ़ी, वीट। यहाँ पे आप दो चीज़ देखो, एक कॉटन देखो, एक वीट देखो। कॉटन और वीट की नॉलेज तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही थी। तो यहाँ पे 2 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज़ 1। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसका आंसर नहीं पता था, बट आपको ये पता था कि कॉटन जो है वो आईवीसी में था, बार्ले और वीट जो है वो आईवीसी का, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टेपल फूड था। इस रिलेटिव नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ये पढ़ के जाते कि न्यू वर्ल्ड में क्या डोमेस्टिकेट होता था, ओल्ड वर्ल्ड में क्या डोमेस्टिकेट नहीं होता था। आपको ऑन द स्पॉट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज ट्राई टू यूज़ योर रिलेटिव नॉलेज। नाउ नेक्स्ट आपको सिली मिस्टेक अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक अवॉइड करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको चीज़ें पता हैं, बट जल्दीबाजी में आप चीज़ें गलत कर देते हो। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में बहुत से स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत पास होते हैं, बहुत करीब होते हैं, और कई बार यूपीएससी आपसे बेस्ट पॉसिबल आंसर मांगता है। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे यहाँ पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। यहाँ पे आपसे पूछ लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। बट कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछेगा नहीं बेस्ट, बट आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज़ करना होता है। इसीलिए चारों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ो। पहला आपको पढ़ के लगे सही है तो पहला टिक करके आगे मत बढ़ो। हो सकता है जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो वो सी हो या डी हो। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, या तो पॉलिटी मिल सकते हैं या तो एनवायरनमेंट मिल सकते हैं। जब डेफिनेशन पूछता है कि इस चीज़ का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो वहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। चारों स्टेटमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व किया करो, अच्छे से टाइम दिया करो। द नेक्स्ट वन इज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग गलत करते हैं, जानते हुए गलत करते हैं। करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट। एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज इनकरेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, बट कई बार इनकरेक्ट पूछता है। इवन दो इनकरेक्ट को वो थोड़ा इटैलिक फॉन्ट में भी लिखता है, बट फिर भी लोग वहाँ गलत करके आते हैं। इनकरेक्ट पूछता है लेकिन लोग करेक्ट चूज़ करके आते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़ते ही आप यहाँ पे बॉक्स बना लिया करो कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन ये होता है कि चीज़ें आपको पता होती हैं, आपको आंसर आता भी रहता है, बट फिर भी आप अपनी जल्दीबाजी से, केयरलेसनेस से एक क्वेश्चन गलत करते हो। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आप गलत करते हो, सिर्फ आपका 2 मार्क्स नहीं जाता है, 2.66 जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द सिली मिस्टेक। चाहे आप कितना भी अटेंटिव रहे एग्जाम में, सिली मिस्टेक होना ही है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मिनिमाइज़ कर सको, जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। अगला देखो, आप एग्ज़ाम हॉल में कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। द फर्स्ट रूल इज़ पॉजिटिव ऑफ टाइम। कितनी भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, मॉक हो सकता है 45 मिनट, आधा घंटा पहले ही ख़त्म कर दो, लेकिन रियल एग्ज़ाम में आपको हमेशा लगेगा कि आपके पास टाइम कम है। तो इसीलिए आप पैनिक मत होना। आप ये कर सकते हो, अपनी जो वॉच है ना उसको 10 या 12 मिनट पहले सेट कर दो, ताकि आपके पास एक क्वेश्चन रहे। और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप बबल मत भरना, आप स्लॉट में बबल फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रूल 3 देखो, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो पेपर को हमेशा आप 3 राउंड में अटैम्प्ट करना। पहले गो में पूरा पेपर सॉल्व मत करना, आप 3 राउंड रखना। पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना जिनमें आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही है। और जब पहला राउंड आप करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप कुछ कोड दे सकते हो, या फिर किसी में सर्कल या फिर ट्रायंगल बना सकते हो, ताकि सेकंड राउंड में आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, जिनमें आप श्योर हो, जिनमें आप टिक कर लिए हो। उनको फिर से रिविजिट मत करना, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी। पहला राउंड सॉल्व करने के बाद आप बबल फिल कर लेना, इसके बाद आप सेकेंड राउंड लेना, फिर थर्ड राउंड लेना। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें या ना करें। देखो, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से जाओ तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर अटैम्प्ट करो। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ना मत। 2 आपने एलिमिनेट कर दिया है, उसके बाद कोशिश करो कि 2 में से कोई ना कोई आप ऑप्शन चूज़ करके आओ। छोड़ना ऐसे क्वेश्चन को नहीं है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट किए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करना जब आपको ये लगेगा कि आपने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मान लो आपने सिर्फ 50-55 अटेम्प्ट किया है, तब वैसे भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। इस केस में आपको और भी अटेम्प्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा और तब आपको ऐसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने होंगे जिनमें आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट किए हो। सेकंड रूल देखो, स्लीप साइकिल को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रात में पढ़ते हैं और दिन में नहीं पढ़ते हैं। आधा तो इसी चीज़ को लेकर परेशान है कि हर जगह सुनते होंगे कि आप पूरा सो जाओ, रात में सो जाओ, दिनचर्या सही कर लो, नहीं तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ की देखो आप टेंशन मत लो। अगर आपको लगता है कि आप रात में पढ़ाई कर पा रहे हो तो रात में आराम से पढ़ो। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप क्या करना कि एक दिन मत सोना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 28 को एग्ज़ाम है तो आप 26 की रात को मत सोना, 27 तारीख को जगे रहना और 27 को आप 8 या 9 बजे सो जाना। आराम से आपकी नींद पूरी हो जाएगी। मैंने अपना तीनों अटैम्प्ट बिना सोए दिया था और तीनों बहुत आराम से क्वालिफाई हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आराम से पढ़ाई करो, आराम से रिवाइज़ करो, वही बेस्ट है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, मैंने पॉइंट 1 पॉइंट 2 की बात कर दी है। पॉइंट 3 देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि जो पेपर में हिंदी ट्रांसलेशन दिया होता है वो थोड़ा इजी होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्लस सीसेट में बहुत हेल्प करता है। सीसेट में जो पैसेज होता है वो कभी कभी टिपिकल आ जाता है, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन देख के समझ सकते हो कि पैसेज कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्ज़ाम डे एंड एग्ज़ाम रूम सिमुलेशन। GS1 आपका 9:30 से 11:30 होगा और सीसेट आपका 2:30 से 4:30 होगा। मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन आपको सेंटर पे रहना है और गर्मी आप देख रहे हो कितनी पड़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल होता है वहाँ पंखा भी नहीं होता है, इसीलिए इस टाइम में ना आप मॉक दे देना। नहीं तो क्या होता है ना कि आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। और कई बार कई लोग का दिमाग जो है वो रात में काम करना स्टार्ट करता है, किसी का दोपहर में स्टार्ट करता है। इस चीज़ के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि 9:30 बजे आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करो, 2:30 बजे आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करो, तभी एग्ज़ाम में आप अपना 200% दे पाओगे। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप ये कर सकते हो कि आप 3 या 4 दिन इस टाइम पे मॉक पेपर लगा लो। मैं यहाँ मॉक कह रहा हूँ, PYQ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि PYQ आपने बहुत लगाया होगा, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपका दिमाग जो है ना उतना काम नहीं करेगा। कई का आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, तो आप अपने आप को चेक नहीं कर पाओगे। इसके बाद देखो, ट्राई नॉट टू लीव एनीथिंग। बहुत लोग एंशिएंट छोड़ देते हैं, बहुत लोग आर्ट एंड कल्चर छोड़ देते हैं। मान लो अभी आपने छोड़ दिया है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ पाओ, बट फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बेसिक रीडिंग ले सकते हो तो एक बार आप पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, 2018 का क्वेश्चन है एंड जिस साल मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तब ये क्वेश्चन आया था। आर्ट एंड कल्चर मैंने लास्ट तक सब कुछ छोड़ा था, लेकिन लास्ट में 1-2 हफ्ते पहले सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख लिया था। ये देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया था, द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर है किशनगढ़ स्कूल। मैंने हो सकता है ना देखा होता ऊपर से एक बार भी, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाता। ऐसे ही पद्म पानी का क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल। फ्यूचर बुद्धा का क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल। बोधिसत्व पे क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल। तो ये जो क्वेश्चन है इनके लिए आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट को एक बार आप ग्लांस थ्रू कर लोगे तब भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इसलिए ट्राई टू नॉट लीव एनीथिंग, एक बार आप चीज़ों को देख ही लेना। नेक्स्ट सजेशन फॉर नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ़ आवर्स आप काउंट करना छोड़ दो। मैं 8 आवर्स पढ़ रहा हूँ, मैं 10 आवर्स पढ़ रहा हूँ, अब ये देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैक्स टू मैक्स हो सके आप पढ़ो, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। अब आवर्स देखने का मतलब नहीं है, जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाओ तब तक पढ़ते रहना। एंड रिवाइज रिवाइज रिवाइज, सिर्फ यही 3 काम आपको करना है। जितने बार हो सके आप रिवाइज़ कर सकते हो। इवन लास्ट के 2 या 3 दिन में भी आप सब कुछ रिवाइज़ कर सकते हो। आप लास्ट डे तक पढ़ना। बहुत लोग ये कहेंगे आपको कि एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, अब जो होना था हो गया है, बट मैं ये सोचता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल से पहले जाते हुए भी आपके हाथ में कुछ शीट होनी चाहिए। आप एक बार देखते रहो चीज़ों को, पूरे साल की बात है, हो सकता है लास्ट में आपने कुछ देखा हो वही एग्ज़ाम में पूछ ले, तो लास्ट तक भी आप छोड़ना मत। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लेना 2015 से लेकर 2022 तक, और इसको आप अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हो, प्रॉपरली बैठ के चीज़ों को अटेम्प्ट करो और वहाँ पे एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करो। देखो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर का माइंडसेट समझने की कोशिश करो। इसके साथ सीसेट का पेपर लगा लेना। सीसेट का जब भी पेपर आप लगाओ तो जो सीसेट के ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच करना। मान लो आपने कोई कॉम्प्रिहेंशन लगाया, आपने इसका आंसर बी बताया है बट यूपीएससी इसका आंसर सी बता रही है, तो यहाँ पे ये सोचो कि यूपीएससी ने सी इसका क्यों बताया है और मैंने बी क्यों सोचा, यूपीएससी का आंसर मुझसे अलग क्यों है। वो माइंडसेट आप समझ जाओगे ना कि यूपीएससी को क्या चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपके काफ़ी ईजी हो जाएंगे। 4th वन इज़ ईट हेल्दी। लास्ट के 15 दिनों में आप जंक फूड मत खाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एफिशिएंसी और माइंड को अफेक्ट करता है। आपको लगेगा नहीं कुछ हो रहा है, बट वो होता रहता है। इसीलिए आप हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। तबीयत एक दिन के लिए भी ख़राब होगी तो पूरा मोमेंटम बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट, डोंट गिव अप।
जैसा मैंने बोला है कि लास्ट डे तक आपको फाइट करना है, गिव अप तो करना ही नहीं है। जो आपने तैयारी की है एग्ज़ाम उसी में से क्लियर होगा और क्वेश्चन उसी में से आएगा। अगर लक्ष्मीकांत आपने सिर्फ 2 बार पढ़ी है तो ये मान के चलो कि वो मोर देन इनफ है और जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। इस वक्त आपके दिमाग में ये थॉट बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आपका क्लियर नहीं होगा। एटलीस्ट आप प्री तो क्लियर करो ना, मेंस को आप बाद में देखना। जाते जाते श्री रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो ये 15 दिन काटे हैं आपके लिए एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने अभी तक स्ट्रगल किया है। तीनों फेज़ में से प्री, मेंस एंड इंटरव्यू सबसे टफ फेज़ जो होता है वो प्री का होता है। प्री आप क्वालिफाई कर लेते हो तो डायरेक्टली 7-8 लाख लोगों में से आप 10 से 12 हज़ार में आ जाते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अब सोचने का समय नहीं है कुछ भी, बस आप भिड़ जाओ।